नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2020 का जो मेंस हुआ है उसके पेपर्स को डिटेल में एक एक क्वेश्चंस को हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या उत्तर लिखा जा सकता है। और वर्तमान में हम लोग जीएस का पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने उसको 4 पार्टों में बांट रखा है, यानी 5-5 क्वेश्चंस हर पार्ट में लेके आए हैं। और ए बी के बाद आज सी और कल डी जो है आप लोगों को मिलेगा, जिससे आप लोगों का पेपर 1 पूरा हो जाएगा। एक संक्षिप्त परिचय के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। अनअकैडमी में आपको जुड़ने से आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं उसके बारे में आप जान जाइए। डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, साथ में लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, साथ में स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। डेली लाइव क्लास का फायदा होता है अपने टीचर से एंगेज हो सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स से आपको उस पर्टिकुलर टीचर की समस्त जो मंथली क्लासेस होने होती हैं उसका सारा क्या कहते हैं पहले से ही चीजें पता होती हैं। लाइव टेस्ट और क्विजेस के माध्यम से जो है आप अपने आप को इवैल्यूएट कर लेते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस के माध्यम से आप जो है अपनी जो तैयारी है उसका आकलन आसानी से कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के शिक्षक के साथ मोबाइल या लैपटॉप पे किसी भी समय किसी भी जगह अध्ययन कर सकते हैं। लाइव वीडियो को बार बार देख सकते हैं और साथ में अगर नहीं लाइव क्लास आपकी मिस कर जाते हो तो रिकॉर्डेड रूप में वीडियो को भी आप देखने का ऑप्शन यहाँ पर आपको उपलब्ध होता है। सभी कक्षाओं के बाद आपको क्लास नोट्स मिलते हैं और हर चौथी क्लास, तीसरी के बाद जो चौथी क्लास होती है वो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। यहाँ पर आपके जो भी पिछले 3 कक्षाओं में डाउट हुए होते हैं उनको क्लियर कराने का प्रयास किया जाता है। देखिए, फ्री क्लासेस में जो चीजें मिलती हैं और प्लस में एक बार जान लीजिए, फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस कवर कराया जाएगा, ओकेशनली प्रैक्टिस सेट होगा, ओकेशनली पीडीएफ नोट्स और लिमिटेड डाउट सॉल्यूशंस कराए जाएंगे। यही प्लस पर जैसे आप पहुंचते हैं आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और सभी डाउट्स आपके सॉल्व कराए जाते हैं टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से अनअकैडमी के। जो तत्काल प्रभाव में बैच शुरू होने वाले हैं 9 फरवरी से, देखिए बहुत सारे बैच शुरू हो रहे हैं। लेखपाल के लिए एक बैच शुरू हो रहा है। इसी प्रकार 9 फरवरी से ही आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जिसका कि नोटिफिकेशन आ चुका है उसका बैच भी आपके लिए शुरू हो रहा है। 100 डायरेक्ट प्रोग्राम है, आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। साथ में 9 फरवरी से ही आरओ परीक्षा जिसकी परीक्षा 1 अगस्त को है उसके लिए भी एक बैच जो है शुरुआत की जा रही है। 9 फरवरी से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात और खुशखबरी उनके लिए जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है, उनको 8 फरवरी से मेंस का बैच मिलेगा ऑप्शनल हिस्ट्री का। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शनल हिस्ट्री का बैच मिलेगा जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। इसके पहले ज्योग्राफी और पब्लिक एड के बैच भी यहाँ पे ऑप्शनल के शुरू हो चुके हैं। लेखपाल के बैच में निम्न टीचर आपकी मदद करेंगे और आपको अपने जो भी इनके पास अनुभव है उससे आपको लाभान्वित करने की कोशिश करेंगे। जो बैच मैंने बताया कि 9 फरवरी से शुरू हो रहा है। और दूसरा बैच यूपी पीसीएस 2021 प्रीलिम्स का 100 डेज फाउंडेशन बैच है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को एक शिखर तक पहुंचाने में इस सर की मदद ले सकते हैं, टीचर्स की, एजुकेटर्स की मदद आप ले सकते हैं। दोनों बैच हिंदी मीडियम में है। ऑप्शनल सर तारिक खान सर पढ़ाएंगे, टॉप एजुकेटर हैं अनअकैडमी पर, और इनका 8 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है। जिसका भी ऑप्शनल है, ये एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था मिली है आपको जो कि बहुत कम फीस में आपको ऑप्शनल भी यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है अनअकैडमी के माध्यम से। तो आप लोग जुड़ के अपने ऑप्शनल को मजबूत कर सकते हैं। ये हिंदी में बैच होगा और साथ में इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी आपके मेंस के टॉपिक्स की। एक यूपी पीसीएस आरओ के लिए भी बैच हो रहा है जो निम्न एजुकेटर्स के माध्यम से अब तक उपलब्ध कराया जाएगा और इन टीचरों के माध्यम से आप जो है अपनी आरओ की तैयारी को एक सफल पायदान की तरफ ले जा सकते हैं, जो 9 फरवरी से शुरू होकर 16 मई तक चलेगा। दोस्तों, लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी बैचेस के। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके सीधे ही इन लिंक्स के माध्यम से इन बैचेस में पहुंच सकते हैं। तो करना कुछ नहीं, बहुत आसान तरीका है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक टच कीजिए, सीधे आप क्लास से जुड़ जाएंगे। जो प्राइसेस हैं उनके बारे में आपको बता दूं, अनअकैडमी प्लस पर जाकर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। एक्चुअल प्राइस जो है आपकी, देखिए 2 ही बैच हैं जिसको रिकमेंड करता हूं, यही दोनों बैच में से एडमिशन लेने में आपको फायदा है। 12 मंथ या 24 मंथ। 12 मंथ की फीस है 7,000 रुपए। यहाँ पर आप मेरा कोड PS10 यूज करते हैं तो आपको जो 1 साल की फीस हो जाती है वो कितनी है, 6,300 रुपए। इसी प्रकार 2 साल की फीस कितनी, 8,400 रुपए। और यहाँ पर भी आप मेरा PS10 कोड यूज करते हैं तो आपकी फीस हो जाती है 7,560 रुपए। किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अनअकैडमी पर आप जो है मेरा कोड रेफरल कोड के रूप में PS10 यूज कर सकते हैं और 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए, ये बात हो गई अनअकैडमी के परिचय की। तो आप लोग बिना देरी किए अब एडमिशन ले लीजिए जिस बैच में आप जाना चाहते हैं। और एक बात और आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर कोर्स बैच के लिए एडमिशन लेंगे तो आपको सिर्फ उसी बैच में एडमिशन मिलेगा, बिल्कुल नहीं है। आप अपने गोल यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको सारे बैचेस, जो बैचेस डिस्कस किए गए वो भी और अपकमिंग बैचेस भी जितने भी शुरू होंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में, सभी के लिए एडमिशन मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने मान लीजिए आरओ वाले बैच में लिया तो आप पीसीएस नहीं पढ़ सकते, आपने पीसीएस में ले लिया तो आरओ नहीं पढ़ सकते। ऐसी बाध्यता बाउंडेशन नहीं है।
जितने बैच भी सेक्शन पे चल रहे होंगे, आप एक ही सिंगल फीस में, मतलब आपने मान लीजिए 2 साल की फीस जमा कर दी 7,560 रुपए, तो आप उतने में आप यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी में सभी सेक्शंस में जो जो क्लासेस चल रही हैं आप सबके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इस बात का भ्रम अगर आपके अंदर है कि नहीं सिर्फ पर्टिकुलर बैच मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, आपको समस्त बैच मिलेंगे इस दौरान। जो भी आपके पास सब्सक्रिप्शन उपलब्ध होगा मान लीजिए 2 साल तक, तो अनअकैडमी की समस्त क्लासेस आपको उपलब्ध होंगी। तो हम लोग यूपी पीसीएस मेंस का जो पेपर कर रहे थे 2020 का, जिसमें हमने अब तक जो है शुरू के 10 क्वेश्चंस को देखा, अब आगे हम लोग उसके सी सेक्शन में आ चुके हैं, जहां पे हम आगे 11 से लेकर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और उनके संभावित उत्तर को यहां पर आपको बताने का मैं कोशिश करूंगा कि क्या इसका एक उत्तर हो सकता था उचित, क्या क्या पॉइंट यहां पर डाले जाने चाहिए थे। तो देखिए पहले 11 नंबर क्वेश्चन है। देखिए पहले हमने 10 नंबर तक क्वेश्चन देखा, वहां पर नंबरिंग जो क्वेश्चनों के मार्क्स थे वो थे 8 नंबर, यहाँ पर क्या है 12 नंबर। यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपको 12 नंबर का सवाल जो लिखना होता है 200 शब्दों में लिखना होता है। तो 200 शब्द है, तो मैंने बताया कि शब्द सीमा और समय सीमा का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो 200 का मतलब आप 225 तक जा सकते हैं, इससे ऊपर मत जाइए। 11 से 12 मिनट में ये उत्तर आपको लिखने होंगे। इस चीज का विशेष ध्यान देते हुए जो है आप अपने क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। तो आशा कर रहा हूं कि जो मैंने कल और परसों 2 दिन में क्लासेस की जिसमें बताया, तो आप उन उत्तरों को जो है फेयर रूप में आप अपने पास लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मैंने जैसा बोला आप लोगों को कल भी बताया था कि आलोचनात्मक परीक्षण पे ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और आलोचनात्मक परीक्षण जब पूछे तो आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों का वर्णन करना है। यहां पूछ रहा भारतीय शिक्षा मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर जो पाश्चात्य प्रभाव पड़े उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है आपको। तो सबसे पहले बताइए भारतीय शिक्षा के बारे में प्रस्तावना आपको देनी है। यहां पर प्रस्तावना में आपको बताना है कि भारत सदैव से ही शिक्षा की ओर गतिशील देश रहा है, और बताइए कि यहाँ पर पठन पाठन के जो गुरुकुल पद्धति थी परंपरागत काल से ही चली आ रही है, और आने वाले समय में भारत जो है शिक्षा के शिखर पर भी होगा। जैसे कि भारत सरकार जो है अब जो है नई शिक्षा नीति जो लेके आई है, तो उसके माध्यम से एक प्रैक्टिकल अप्रोच शिक्षा को देने की कोशिश भारत सरकार द्वारा की जा रही है। आपने प्रस्तावना खत्म कर दिया 30 से 40 शब्दों में, ठीक है। अब आपको बताना है कि एक पॉइंट के साथ नीचे लिख दीजिए कि पाश्चात्य प्रभावों का भारतीय शिक्षा पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। फिर हेडिंग बनाइए आप पहले सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव। मैंने कल भी बताया था, फिर बता रहा हूं आप लोगों को कि यूपी कमीशन में आपको आंसर लिखना है पॉइंटों में, बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे नंबर ज्यादा मिलता है। तब पॉजिटिव इंपैक्ट क्या क्या मिले आपको पाश्चात्य शिक्षा के, देखिए सबसे पहला मिला वैज्ञानिक वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ, ठीक है। जिसकी जो है हम लोगों की मतलब ऐसा नहीं था हमारे पास नहीं थी हमारी पद्धति में, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकता का हमको जो है क्या कहते हैं ज्ञान जो है आधुनिक वैज्ञानिक विज्ञान का ज्ञान हमें पाश्चात्य शिक्षा से मिला। अन्य संस्कृतियों का ज्ञान हुआ, दुनिया के अन्य संस्कृतियों का आपको ज्ञान हुआ। इसके साथ साथ क्या हुआ, महिला महिला साक्षरता बढ़ी, शिक्षा का आधुनिकीकरण हुआ, शिक्षा क्या हुई व्यवसायिक और व्यवहार परक हुई, व्यवहार परक और व्यवसायिक बनी। इसके साथ साथ आपको मिलता है देखने को कि शिक्षा जो है आपका मूल अधिकार भी बन गई। ये आधुनिक शिक्षा की वजह से ही हो पाया। और भी बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट मिले। हमें पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में ही बताने हैं, तो हमें शिक्षा के क्षेत्र पे ही टिके रहना है। ये नहीं आप बताएंगे कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया, आर्थिक रूप से हम विकसित है सारी चीजें, लेकिन क्या पूछ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, पर्टिकुलर आपको शिक्षा के क्षेत्र में ही बताना है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। तो ये सकारात्मक प्रभाव हो गए। इसी प्रकार से आप बताएंगे नकारात्मक प्रभाव। क्या क्या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले, नैतिक शिक्षा का ह्रास हुआ,
मतलब जो हमारी शिक्षा पद्धति थी जिसमें नैतिकता को महत्व दिया जाता था उसका ह्रास हुआ। ठीक। दूसरा, भारतीय मूल्यों का समापन हुआ। ठीक। हमने जो अपनी शिक्षा पद्धति से अपने मूल्य स्थापित किए थे वो कहीं ना कहीं हमारे समाप्त हुए या खत्म होने के ऊपर बढ़े। स्थानीय भाषाओं को नुकसान हुआ। स्थानीय भाषाओं में जो पढ़ाई होती थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इससे एक नकारात्मक प्रभाव ये भी देखने को मिला। इसके अलावा क्या नकारात्मक प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में पर्टिकुलर मिला? शिक्षा क्या हुई? महंगी हो गई। भाई कॉन्वेंट स्कूल वगैरह आने लगे तो क्या हुआ? शिक्षा महंगी हो गई। शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। ठीक। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। इतने आप देखोगे पूरे कंप्लीट सेंटेंस को करते जाओगे तो आपका काफी बड़ा आंसर हो जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष आप लिख दीजिए। लेकिन निष्कर्ष और प्रस्तावना जरूर दीजिए क्वेश्चनों में, तभी आपका उत्तर पूरा हो सकता है। कि हालांकि निष्कर्ष आप लिखिए 20 से 30 शब्दों में निष्कर्ष लिख दीजिए कि हालांकि पाश्चात्य प्रभाव का शिक्षा पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव हमें देखने को मिलता है, परंतु इस वैश्वीकरण के युग में हमें पाश्चात्य शिक्षा के सकारात्मक मूल्यों और सकारात्मक प्रभावों को अपनाना चाहिए और इसके द्वारा जो हमारी भाषा का, स्थानीय भाषाओं का और जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है उसे रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए, जैसा कि भारत सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत अपनी मंशा इस ओर जाहिर की है। करके अपना उत्तर आप समाप्त कर दीजिए। ठीक। तो क्लियर हो गया आपका ये आंसर। इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें आप चाहें तो डायग्राम भी, जैसे मैंने कल बताया था कि गोला बना के आप ऐसे करके 2 गोला बनाइए, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव इंपैक्ट लिख के ऐसे ऐसे डिजाइन दे दीजिए अपना, आपका डायग्राम भी हो गया है। जो आपने पॉइंट लिखा उन्हीं शब्दों में से एक शब्द करके इस तरीके से बना सकते हैं, तो आपका जो है परफेक्ट आंसर आपको निकल के आ जाएगा। पूछ रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के काल में, ब्रिटिश शासन के प्रसार की विवेचना कीजिए। कुल मिलाकर फैक्चुअल क्वेश्चन है, हिस्ट्री का है, आधुनिक भारत का। यहां पे भी आपको करना क्या है, वही करना है, क्योंकि ये भी कितने आपका 12 नंबर का सवाल है। जैसा देखने में आपको 12 नंबर सवाल था, यानी 120 शब्द, 200 शब्द आपको लिखने हैं यहाँ पर। तो प्रस्तावना में आप 20 से 30 शब्द या ज्यादा से ज्यादा 35 शब्द तक आप दे दीजिए यहाँ पर प्रस्तावना। और प्रस्तावना बता दीजिए कि इनके कार्यकाल के बारे में कि 1798 से लेकर 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे ये, और इन्होंने सहायक संधि के माध्यम से क्या किया, ब्रिटिश कंपनी का भारत में विस्तार करने का प्रयास किया है और विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग आधारों पर ब्रिटिश भारत में मिलाने के लिए इन्होंने जो है काम किया। और इसके द्वारा इन्होंने भारत जो ब्रिटिश शासन का प्रसार था, जो विभिन्न राज्य थे उनको अपने अंतर्गत मिलाकर अपने जो है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया। ठीक है। इन्होंने इसके साथ देखिए सहायक संधि के माध्यम से इन्होंने विभिन्न आधारों पर जो है अलग अलग प्रकार से क्या कहते हैं कि इसको मिलाने का प्रयास किया। क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आपको सीधे बताना है कि किस किस राज्यों को इन्होंने मिला लिया। ठीक है। उसी के आधार पर उत्तर पूरा होगा। तो आप इसको पॉइंट में लिखते चले जाइए कि जो क्रमबद्ध आपको याद हो। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, हैदराबाद को मिलाया। तो हैदराबाद को मिलाया, वहां के बारे में आप कुछ और जानते हो तो लिख दीजिए, नहीं तो सन तो जरूर लिख दीजिए। 1798 में सबसे पहले से मिलाया। फिर आप बता देंगे मैसूर को मिला दिया 1799। फिर आप बताइए तंजौर को मिला लिया इन्होंने 1799 में ही। फिर आप बताइए, मतलब पूरी पूरी लाइन लिखना है। और अगर आप कुछ और भी जानते हैं तो भी लिख सकते हैं कि वहां का शासक कौन था उस दौरान। इस तरीके की बातें भी पर पॉइंट में लिखते चले जाइए। अवध को मिला लिया इन्होंने 1801 में। इसके साथ पेशवा को इन्होंने कब मिलाया भाई, 1803 में। फिर बरार
बरार, बरार को मिला लिया इन्होंने 1803 में, और ग्वालियर, इसके बाद ग्वालियर को मिला लिया इन्होंने 1804 में। इसके साथ साथ कुछ अन्य क्षेत्रों पर भी इन्होंने अपना प्रभाव स्थापित किया, जैसे जोधपुर, जयपुर और राजस्थान के अन्य क्षेत्र थे, उनके साथ भी संधि के माध्यम से इन्होंने अपना स्थापित वर्चस्व करने की कोशिश की। तो इस तरीके से आप इनके बारे में जो यहाँ पर जो भी उस दौरान थे उनके कालखंड में अगर आपको याद आ जाता है तो ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत होता है तो तत्काल नहीं याद आता। अगर किसी का याद है तो उस टाइम के जो वर्तमान शासक थे उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं, और आधार, जिन आधारों पर इन्होंने इन क्षेत्रों को मिलाया, अगर वो आधार भी याद आते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में बता सकते हैं कि इनकी जो ये नीति थी, ये नीति जो है भारत के एकता और अखंडता के खिलाफ थी, और इन्होंने भारतीय आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर कर जो है ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। इस तरीके से करके अपना उत्तर आप समाप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैकोबिन्स कौन थे? फ्रांसीसी क्रांति में उनकी क्या भूमिका थी? देखिए, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो मैंने बताया था कि वर्ल्ड हिस्ट्री वाले क्वेश्चन पे मैं आपको इतना फोकस नहीं करूंगा क्योंकि मेरा वहां पे पक्ष मजबूत नहीं है। फिर भी मोटा मोटा बता दीजिए क्योंकि थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है कि जैकोबिन्स जो है उग्र राष्ट्रवादी या उग्र गणतंत्रवादी थे, जिन्होंने वहां पर फ्रांस में जो है उस दौरान एक प्रकार का रिवोल्यूशन लाने की कोशिश की थी, और उसमें जैसा उग्र राष्ट्रवाद में होता है उस तरीके की कुछ चीजें उन्होंने वहां पे की, और जैकोबियंस क्लब बनाया जिसका प्रसार पूरे विश्व में हुआ। और जो है एक जैकोबियंस जो क्लब था वो स्वतंत्रता और समानता के लिए जो एक प्रतीक के रूप में सामने आ गया था, जिसकी स्थापना आपको पता होगा भारत में भी हैदर अली ने की थी। तो ये चीजें आपको बना के लिख देनी है, तो थोड़ा देख लीजिए क्योंकि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री वाले क्वेश्चन को उतना नहीं जाना चाहता हूं। ठीक है, तो उसको इस तरीके से करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता के संदर्भ में राष्ट्र और नागरिकता के प्रत्यय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए, कुल मिला के जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सांप्रदायिकता पहले आपको बतानी है प्रस्तावना में कि सांप्रदायिकता क्या है। आप इसको बता दीजिए 30 से 40 शब्द में कि सांप्रदायिकता अपने वर्ग के प्रति, अपने वर्ग या समूह के प्रति या धर्म के प्रति सकारात्मक सोच तथा अन्य समूह धर्म के प्रति नकारात्मक सोच रखने और उसको प्रदर्शन करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे ही सांप्रदायिकता कहा जाता है। बता दिया आपने। फिर बताया आपको बताना होगा कि राष्ट्र और नागरिकता के प्रत्यय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब यहां पर भी आपको क्या करना है, पॉजिटिव निगेटिव इंपैक्ट बताने हैं आपको। सांप्रदायिकता के ध्यान रखिए, कोई पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत नहीं होते हैं अधिकतर सांप्रदायिकता, क्योंकि नेगेटिव है तो आपको बताना, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है इसकी सकारात्मक भी होती हैं। कि क्या क्या कर सकते हैं आपको ये बताना है। तो पहले आप बताएंगे कि सांप्रदायिकता से क्या क्या नुकसान होता है, यानी कि नेगेटिव बताना है इसके बारे में। सांप्रदायिकता क्या करती है, सबसे पहले आप बताइए कि सांप्रदायिकता धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर समाज को बांट देती है। ठीक, और क्या क्या होता है, आपसी भाईचारा समाप्त हो जाता है, समाज में अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है, समाज में अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है, कानून और व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो है वो क्या होती है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इसके साथ साथ आपको और बताना है चीजें कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो समाज का विकास जो है वो क्या होता है, बाधित होता है। असहिष्णुता का जन्म होता है, इसके साथ साथ समाज जो है खंडित हो जाता है।
ये बहुत सारे पॉइंट है और भी बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें साथ साथ। इसके साथ साथ आप देखोगे आर्थिक रूप से, तो जिस समाज में सांप्रदायिकता के तत्व मिले आपको देखने को, वहां पर क्या होता है कि आर्थिक रूप से वो जो समाज है, आर्थिक रूप से वो पिछड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सांप्रदायिकता के भाव होंगे तो लगातार लड़ाई झगड़े दंगे होने की संभावना बनी रहेगी, और ऐसे में क्या होगा, कानून व्यवस्था कमजोर होगा, और जो विदेशी निवेश है या किसी प्रकार का जो निवेश अर्थव्यवस्था के संदर्भ में होना चाहिए वो उतने सफल तरीके से नहीं हो सकता है। फिर आपको बताना है इसको समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। कदम उठाए जा सकते हैं। लोकतंत्र की स्थापना, पंथ निरपेक्ष देश होना चाहिए, ठीक, कानून व्यवस्था मजबूत, साथ साथ आप ये बता सकते हैं कि सभी धर्मों को समान महत्व देते हुए, या फिर सभी राज्य का वही पंथ निरपेक्षता होगा, सभी धर्मों को समान महत्व, जैसा कि हमने क्या किया, आपने आर्टिकल 25 में और 26 में की हुई व्यवस्था उस तरीके से आपको बता देना। तो ऐसे करके आपको निष्कर्ष के माध्यम से उस उत्तर को समाप्त कर देना। किसी भी समाज में सांप्रदायिकता जैसे तत्व जो होते हैं उस समाज के लिए अहितकारी ही सिद्ध होते हैं, इसलिए सांप्रदायिकता को कहीं से भी जो है सकारात्मक नहीं कहा जा सकता है। ठीक, इस तरीके से करके अपना उत्तर को आप पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं भाई। फिर पूछ रहा है कि उदारीकरण क्या है। उदारीकरण ने भारतीय सामाजिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया। देखिए, यह भी आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है और जिसको आपको 200 शब्दों में लिखना है। टाइम मैंने फिर बताया 11 से 12 मिनट। इस तरीके के कंटेंट को आपको लिखना है। देखिए, सबसे पहले आप कह रहे हैं क्या, प्रस्तावना जो होगी आपकी उसमें आप बताएंगे उदारीकरण क्या है। लिबरलाइजेशन पूछ रहा है, तो बताइए उदारीकरण वह व्यवस्था है जिसके तहत जो उद्योग हैं या किसी प्रकार की जो आप व्यापार करते हैं उसको उदार प्रकृति के बनाने के लिए उसमें लाइसेंसिंग व्यवस्था और शुल्क स्थापित करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। वस्तुतः 1990 में जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की संकल्पना आई थी, उसी के माध्यम से ये उदारीकरण शब्द भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तभी से स्थापित होता है, और यहाँ के व्यापार वर्ग और सेवा क्षेत्र में इसने जो है काफी लाभ पहुंचाया। ऐसे करके आप दीजिए, ठीक है। तो आपने बता दिया, मोटा मोटा और भी समझ लीजिए उदारीकरण क्या है। उदारीकरण एग्जैक्टली है क्या कि लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त करता है, यानी किसी देश में अगर पर्टिकुलर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर उद्योग को स्थापित करने, संचालित करने के लिए जो पहले हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से, उसको लिमिट कर दिया गया। लिमिट क्या कर दिया करके समाप्त कर दिया गया। अब बहुत ही लिमिटेड उद्योग जो कि राष्ट्रीय महत्व के हों और साथ साथ में खतरनाक दृष्टि के ना हो, उनके लिए आपको किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है और आप अपने उद्योग का संचालन कर सकते हैं। तो इसी चीज को समाप्त करने, लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त करने की पद्धति का ही नाम क्या है, उदारीकरण है। अब ये पूछ रहा है उदारीकरण ने हमारी सामाजिक संरचना को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो मैंने जैसे बताया कि कोई भी चीज होती, चाहे उदारीकरण ही क्यों ना हो, उसके हमेशा दो पहलू होंगे, एक होंगे सकारात्मक और दूसरा होगा नकारात्मक। तो फिर वही करना है आपको। इसके पहले हमें क्या करना है, सकारात्मक प्रभाव बताने हैं कि समाज पर इसके सकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़े। भाई बताते चले जाइए सकारात्मक प्रभाव। उदारीकरण ने क्या किया, समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। ठीक, दूसरा क्या लाभ देखने को मिलता है, गरीबी निवारण में सहायक हुआ। ये उदारीकरण हुआ तो गरीबी कम हुई तो क्या हुआ, शिक्षा के विकास में सहायक हुआ ये। ठीक, शिक्षा के विकास के साथ साथ जब शिक्षित हुए लोग तो क्या हुआ, कौशल विकास का भी काम इसने किया।
लोग अब जो है सिर्फ एक सामान्य श्रमिक ना होके कुशल श्रमिक के रूप में उभरने लगे, क्योंकि उदारीकरण से नए नए क्या कहते हैं उद्योगों की स्थापना हुई जहां पर कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती थी। तो इसने क्या किया, एक समाज में हमारे कुशल श्रमिकों को जो है पैदा करना प्रारंभ किया। और क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, नगरीकरण बढ़ा, ठीक, नगरीकरण बढ़ा क्योंकि उद्योगों की स्थापना हुई तो उद्योगों में काम करने के लिए मजदूर आए, मजदूर के बाद अन्य कर्मचारी वर्ग वहां रहने लगा, तो पर्टिकुलर नगरीकरण की जो है स्थिति यहां पर बढ़ती हुई हमें प्रतीत होती है। साथ साथ ये जो है समाज में जो है एक जो है समाज को इसने क्या किया, अग्रसर किया, आगे बढ़ाया, हर तरीके से अग्रसर किया। कैसे, तीनों तरफ से बता देंगे आप, राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। ये इसके पॉजिटिव इंपैक्ट से, बहुत सारे और पॉजिटिव इंपैक्ट भी बता सकते हैं आप, लेकिन पर्टिकुलर हमें सामाजिक आदर्शों पर रहकर बात करनी है। अब हमें बताना है इसके नकारात्मक प्रभाव। क्या क्या पड़े, नकारात्मक प्रभाव बहुत सारे पड़े। क्या हुआ, एकल परिवार का विकास हुआ। कैसे, जब शहरों की तरफ लोग आए तो बस अपने पति पत्नी और बच्चे वाला कंसेप्ट जो है वहां पर रहने लगा, और जो अपने माँ बाप को वहां पर छोड़ना, तो एकल परिवार वाला कंसेप्ट जो है इसकी वजह से देखने को मिलता समाज में हमें। दूसरा, सामाजिक ताना बाना समाप्त हो गया या कमजोर हो गया। कमजोर लिखिए, क्या मतलब, लोग शहरों की ओर रहने लगे और जो उनकी पृष्ठभूमि थी ग्रामीण से जुड़ी थी, जो अपने गांव क्षेत्र में लोग रहते थे उनसे जो संबंध थे वो समाप्त होने शुरू हो गए धीरे धीरे। अपने रिश्तेदारों के साथ जो संबंध थे वो समाप्त होने लगे, तो सामाजिक ताना बाना भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा इसकी वजह से। और क्या समाज पे क्या इफेक्ट पड़ा, महिलाओं को कार्यस्थल पर शोषण का सामना करना पड़ा। आप महिलाओं वाले सेक्शन को यहां पे पॉजिटिव में भी डाल सकते हैं कि रोजगार में महिला भागीदारी बढ़ी। तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट था, लेकिन वही साथ में नेगेटिव क्या हुआ, महिलाओं का कार्यस्थल पर शोषण भी बढ़ने लगा। साथ साथ में समाज जो है व्यक्तिपरक हो गया, मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति की जो समाज में जिसकी उसकी परिस्थिति जैसी होती तो उसके हिसाब से उसको महत्व दिया जाने लगा, न कि जो पहले से महत्व हुआ करता था उसका खानदानी आधार पे वो समाप्त हो गया। इसी प्रकार से आप निष्कर्ष लिख देंगे 20 से 30 शब्दों में कि उपरोक्त तथा अन्य के माध्यम से ये हमें उदारीकरण के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव दोनों देखने को मिलते हैं, परंतु वर्तमान वैश्वीकरण के युग में उदारीकरण जैसी प्रक्रिया जो है एक अनिवार्य तत्व है और हमें अपने सामाजिक ताने बाने को बनाए रखते हुए इसको सकारात्मक रूप से इसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसे करके आपने उत्तर अपना समाप्त कर दिया दोस्तों। तो चलिए, ये आज के सेक्शन सी का सवाल थे। कल हम लोग फिर मिलेंगे सेक्शन डी में, जिसमें आगे के 5 सवालों करेंगे। तो आप लोग PS10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप लोग करेंगे क्या कि प्लस पर जो जीएस के आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो रहे इस प्रकार के, जैसे मैंने पेपर सॉल्व कराया आपको, ये इस तरीके के वहां पर लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं, मेरे भी चल रहे हैं, प्लस पर आप आ सकते हैं। पॉलिटी डिटेल पढ़ा रहे हैं, ऑप्शनल क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। बस PS10 कोड जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मेरे भी कुछ क्रेडिट बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग PS10 कोड जरूर यूज कीजिएगा। फ्री प्रोडक्ट भी चल रहे हैं, फ्री क्लासेस भी चल रही हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, उसको फ्री में यूज करने के लिए भी आप मेरा PS10 कोड यूज कर सकते हैं और आप उस फ्री प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं और आप जो है एडमिशन भी ले सकते हैं प्लस पर समस्त क्लासेस, आंसर राइटिंग प्रोग्राम वगैरह सारी चीज चल रही है। PS10 कोड के माध्यम से आप इस चीज का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग कल फिर मिलेंगे और अपने आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक, उनका डिस्कशन हम लोग वहां पर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। क्लास में जुड़ने के लिए कल फिर मिलेंगे 1 बजे इसी पेपर के आगे के क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।